नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में आज सब्जेक्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में रिले के ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर समझते हैं और जानते हैं रिले का ऑपरेटिंग टाइम कैसे डिटरमाइंड होता है। शुरू करते हैं। हमारी परीक्षा का प्रश्न है कि एक रिले के लिए एक्चुएटिंग सिग्नल का पिकअप लेवल क्या है। तो किसी गिवन कंडीशंस में जो रिले का ऑपरेशन है उसके लिए हम किसी इलेक्ट्रिक पैरामीटर का एनर्जाइजेशन रिले कॉइल को देते हैं और उस क्वांटिटी की जो एक्चुअल सीमांत मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसे रिले की सेटिंग कहते हैं और पिकअप लेवल उस सेटिंग के लेवल के बराबर की एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकती है, जैसे एक ओवर करंट रिले के लिए रिले कॉइल को दी जाने वाली करंट हो सकती है जिस पर रिले अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। अर्थात पिकअप लेवल है वो थ्रेशोल्ड जो सेटिंग वैल्यू है रिले के लिए उससे ऊपर की वैल्यू की कोई एक्चुएटिंग क्वांटिटी की कंडीशंस हैं जिस पर हमारी रिले अपना ऑपरेशन इनिशिएट करती है। अगर किसी रिले कॉइल का करंट उसके थ्रेशोल्ड सेटिंग करंट से कम रहता है तो हमारी रिले अपना ऑपरेशन इनिशिएट नहीं करेगी। ऐसी सर्किट में सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपस में नहीं जुड़ेंगे और सर्किट ब्रेकर अपनी पुरानी कंडीशंस पे क्लोज्ड कंडीशंस में लगातार सप्लाई को सर्किट से कनेक्ट रखेगा। और अगर हमारी रिले कॉइल का करंट पिकअप वैल्यू से जो सेटिंग है उससे ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में रिले का ऑपरेशन इनिशिएट होगा, पिकअप हो जाएगा और वो ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर देगी और ट्रिप कॉइल सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग सर्किट को क्लोज करके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करने की एक्शन कर देगी। रिले की जो करंट सेटिंग है या पिकअप करंट की वैल्यू है उसे हम किसी भी मनचाही वैल्यू पर एडजस्ट कर सकते हैं और इसे हम करंट सेटिंग कहते हैं और इसे रिले में जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें अलग अलग टर्न्स की पोजीशन से जो टेपिंग्स आती है उन टेपिंग्स का हम सिलेक्शन करके करंट सेटिंग्स को कर सकते हैं। बेसिकली एक रिले कॉइल को अपना ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए सर्टन एमएमएफ बनाना होता है। अगर हम कॉइल में टर्न्स कम लेंगे तो वही एमएमएफ ज्यादा करंट पर बनेगा तो हम कहेंगे कि रिले की करंट सेटिंग है वो इंक्रीज हो गई है। हम कॉइल की जो अलग अलग टर्न्स की टेपिंग्स हैं उन्हें एक प्लग ब्रिज पे बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारे सीटी के कनेक्शंस हैं जो हमारे लिए रिले कॉइल का सेंसिंग करंट होगा उसे हम कितनी टेपिंग्स की या कौन सी टेपिंग्स टर्न्स पर कनेक्ट करेंगे वो कनेक्शन इस प्लग ब्रिज से कर सकते हैं और जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं तो सेम करंट अलग अलग टर्न्स के साथ जो एमएमएफ बनाता है वो अलग होने से हमारी रिले की ऑपरेटिंग टॉर्क को बदल देता है और हमारे डिस्क का रोटेशन सर्टन एंगुलर मूवमेंट करने के लिए जो टाइम ऑपरेशन का लेता है वो बदला जा सकता है। हम इस करंट सेटिंग को जो सीटी का स्टैंडर्ड आउटपुट करंट है उसके सर्टन परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सेटिंग की वैल्यू को हम सीटी की सेकेंडरी की जो फुल लोड करंट रेटिंग है उसके सर्टन परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो परसेंटेज हैं वो ये बताती है कि हमारी जो रिले है वो अब उतने परसेंट करंट पे भी अपनी डिस्क को रोटेट करके जो ब्रेकर के ट्रिप सर्किट के कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें क्लोज कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर सीटी की फुल लोड करंट 5 एम्पियर है और हमने 50% करंट सेटिंग की है तो ऐसी स्थिति में अगर रिले का करंट 2.5 एम्पियर भी है तब भी हमारी रिले पिकअप कर जाएगी और वो ट्रिप सिग्नल को इनिशिएट करेगी। अगर हमने करंट सेटिंग 200% ली है, सीटी की फुल लोड करंट 5 एम्पियर है तो अब हमें पिकअप करंट लेवल 10 एम्पियर मिनिमम चाहिए ताकि हम रिले का ऑपरेशन इनिशिएट कर सकें। तो हम समझ सकते हैं कि करंट सेटिंग के बाद रिले का जो एक्चुअल पिकअप करंट है वो सीटी की जो रेटेड सेकेंडरी करंट है उसमें करंट सेटिंग को जो परसेंटेज में है उसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा और अगर किसी ओवर करंट रिले में करंट सेटिंग को 125% किया हुआ है और जो सीटी हम रिले के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो 400/5 एम्पियर रेशो की है तो ये बता रही है कि सेकेंडरी का जो रेटेड करंट है वो 5 एम्पियर है और 125% सेटिंग का
मतलब है 25% एक्स्ट्रा, 5 एम्पियर का 25% एक्स्ट्रा जो 1.25 एम्पियर है वो जब हम एडिशनल करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल पिकअप लेवल है वो उस रिले के लिए जिसकी करंट सेटिंग 125% है और स्टैंडर्ड सेकेंडरी करंट रेटिंग सिटी की 5 एम्पियर है, उसका पिकअप करंट लेवल 6.25 एम्पियर आ जाएगा। अब ये रिले है वो असल में अपनी कॉइल में जब 6.25 एम्पियर करंट मिनिमम होगा या इससे ज्यादा करंट होगा तभी अपना ऑपरेशन इनिशिएट करेगी और पिकअप करेगी, और अगर रिले का करंट 6.25 एम्पियर से कम रहेगा तो ये रिले पिकअप नहीं करेगी। अक्सर हम जो करंट सेटिंग की प्लग सेटिंग्स हैं वो 25% की स्टेप्स पे करते हैं और वो सिटी के फुल लोड रेटेड करंट के 50% से लेके 200% के बीच की रेंज की हो सकती है एक ओवर करंट रिले के लिए। और अगर हम रिले को अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्टेप्स सिटी के सेकेंडरी रेटेड करंट की 10% से 70% के बीच में 10% की स्टेप्स के साथ हो सकती हैं। रिले के ऑपरेटिंग टाइम को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, और ये जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है वो रिले कॉइल में फॉल्ट करंट जो सिटी भेजती है वो और एक्चुअल में उसका जो पिकअप करंट है उसका रेशो है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक रिले को हमने 400/5 रेशो की सिटी से जोड़ा हुआ है और इसकी करंट सेटिंग हमने 150% पे यानी 7.5 एम्पियर पे रखा है और अगर फॉल्ट के समय प्राइमरी सर्किट में करंट 2400 एम्पियर है तो इस केस में प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो पिकअप करंट है वो रेटेड सिटी की सेकेंडरी करंट वैल्यूज है उसकी करंट सेटिंग 150% के हिसाब से 5 एम्पियर का 1.5 टाइम्स 7.5 एम्पियर हो गया है, और हमारा जो फॉल्ट करंट असल में सिटी के आउटपुट में आया है सिटी के 400:5 रेशो के हिसाब से प्राइमरी सर्किट में 2400 एम्पियर फॉल्ट करंट सिटी की सेकेंडरी में 30 एम्पियर देगा और हमारा पिकअप लेवल 7.5 एम्पियर है। फॉल्ट करंट जो रिले कॉइल में आया है वो 30 एम्पियर है, तो ये हमारे पिकअप लेवल का जितना गुना है वो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यहाँ 4 हो गया है। रिले का ऑपरेटिंग टाइम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के अलावा टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से भी तय होता है। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर रिले के ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट कर सकता है। इसके लिए हमारे पास एक टाइम मल्टीप्लायर डायल अवेलेबल है जो 0 से 1 यूनिट के बीच में 0.05 की स्टेप्स में अलग अलग वैल्यूज पे एडजस्ट किया जा सकता है, और ये मल्टीप्लायर जो हमारी ऑपरेटिंग टाइम और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की जो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक से जो टाइम हमें प्राप्त हो रहा है उस टाइम को एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हमने टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को 0.1 रखा हुआ है और हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की जो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है उसमें प्लग सेटिंग 10 के लिए मान लेते हैं ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकंड है और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर हमने 0.1 रखा है, तो हमारा रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है वो 3 सेकंड के बजाय 3 का 0.1 टाइम्स केवल 0.3 सेकंड रह जाएगा। तो हम किसी भी रिले के ऑपरेटिंग टाइम को टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर एडजस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में अलग अलग लेवल्स के प्रोटेक्शंस को प्रोवाइड करके डिस्क्रिमिनेटरी और सेलेक्टिव बैकअप प्रोटेक्शंस को डिजाइन कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्क या कप टाइप रिले में जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है उसे हम डिस्क की ट्रेवल अमाउंट को एडजस्ट करके कर सकते हैं, और वो अपनी रीसेट पोजीशन से जो पिकअप पोजीशन का ट्रेवल है वो कितने समय में करेगी उसको हम एक मूवेबल बैकस्टॉप की पोजीशन को एडजस्ट करके बदल सकते हैं, और इस तरह से हमारे रिले के ऑपरेशन से ट्रिप सर्किट के कॉन्टेक्ट कितनी देर बाद आपस में कनेक्ट होंगे वो टाइम को हम बदल सकते हैं। किसी गिवन फॉल्ट करंट को सिटी की मदद से हम रिले कॉइल में भेजते हैं और रिले कॉइल अपनी प्लग करंट सेटिंग से पिकअप करंट को डिसाइड करती है, और हमारा फॉल्ट करंट पिकअप करंट से कितना गुना ज्यादा है उससे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आ जाता है, और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और रिले की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे हमारे पास एक ऑपरेटिंग टाइम आ जाता है। और अगर हम मूवेबल जो बैकस्टॉप ये जो कॉन्टेक्ट है इनकी पोजीशन बदलते हैं तो हम टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से रिले के एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम को बदल सकते हैं, और ये जो टाइम मल्टीप्लायर है वो हमारे ऑपरेटिंग टाइम को किसी भी फ्रैक्शनल टाइम में डिपेंडिंग अपॉन टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम रिले का जो एक्चुअल ऑपरेशन का टाइम है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और ऑपरेटिंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक से जो टाइम आई है उस टाइम को टाइम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल
एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अधिकांश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवर करंट रिले की इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और ऑपरेटिंग टाइम के इस इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व से किसी भी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के लिए जो बताता है कि हमारा एक्चुअल फॉल्ट कंडीशन में जो रिले का करंट है वो उसकी पिकअप करंट लेवल से कितना गुना ज्यादा है, उसके हिसाब से एक ऑपरेटिंग टाइम को सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक साफ बता रही है कि अगर हमारे फॉल्ट करंट का लेवल ज्यादा है, रिले में प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हमारा ऑपरेटिंग टाइम हायर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के लिए इनवर्स कम हो जाएगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल स्केल प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बता रहा है कि जो रिले की कॉइल में करंट है वो उसके पिकअप करंट का कितना गुना ज्यादा है। और वर्टिकल स्केल ऑपरेटिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारी रिले में करंट सेटिंग 5 एम्पियर है और फॉल्ट के साथ रिले कॉइल में करंट 50 एम्पियर आया है, अर्थात प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 10 है, तो एक स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक में ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकंड प्राप्त होता है। और हम इस एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम को टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल से ये बात हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ ये इस बात समझना भी उचित रहेगा कि सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन के लिए जो हम प्रैक्टिकल ओवर करंट रिलेज इस्तेमाल करते हैं उनकी ऑपरेटिंग टाइम और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बीच में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शुरुआती कम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कंडीशंस पे तो एक इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक रखती है और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर या फॉल्ट करंट का लेवल अधिक होने पे ऑपरेटिंग टाइम कम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 20 या उससे ज्यादा होने पे आप देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग टाइम है वो एक मिनिमम लेवल पे डेफिनेट हो जाता है और वो उससे कम नहीं होता है। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक को जिसका शुरुआती भाग इनवर्स है और बाद में एक डेफिनेट मिनिमम टाइम आ गया है उसे हम इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। रिले के ऑपरेटिंग टाइम को समझते हैं। हमने रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को सेलेक्ट करके करंट सेटिंग या पिकअप करंट का लेवल एडजस्ट कर लिया है और अगर हमारी सीटी की सेकेंडरी से जो रिले कॉइल को करंट अवेलेबल हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड पिकअप लेवल से एक्सीड हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो हमारा जो डिस्क का मूविंग मैकेनिज्म है उस पर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो डिस्क को रोटेट करने लगेगा और रोटेशन से एक डिजाइंड एंगुलर ट्रेवल के बाद रिले ब्रेकर के ये जो ट्रिप करने वाले कॉन्टेक्ट को जब क्लोज करेगी तो हमारा ट्रिप सर्किट है वो एनर्जाइज होकर अपनी ट्रिप एक्शन को इनिशिएट कर देगा और वो समय अंतराल जिसमें हमारी लाइन में फॉल्ट के कारण जो करंट है वो पिकअप लेवल से ज्यादा हुआ है और उसके बाद हमारी डिस्क ने रोटेट करके इन ट्रिप कॉन्टेक्ट को क्लोज किया है, वो टाइम इंटरवल एक रिले का ऑपरेटिंग टाइम कहलाता है। एक ओवर करंट रिले का जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो इस प्रकार हो सकता है। हमें सबसे पहले जो फॉल्ट करंट रिले कॉइल में पहुंच रहा है उसे सीटी रेशो से लाइन के फॉल्ट करंट से ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार कैलकुलेट कर लेना है। रिले में जो फॉल्ट करंट पहुंचा है और रिले की जो करंट सेटिंग है उन दोनों का रेशो से हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर प्राप्त कर लेंगे और जो रिले की ऑपरेटिंग टाइम और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है उससे दिए गए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के लिए रिले का ऑपरेशन टाइम प्राप्त हो जाएगा और जो रिले का हमारा ऑपरेटिंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक से आया है उसे हम टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम पता कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल सारी बातों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देगा। हमें एक ओवर करंट रिले का ऑपरेशन टाइम कैलकुलेट करना है जो एक करंट ट्रांसफॉर्मर जिसका रेशो 400 एम्पियर बाई 5 एम्पियर है उसके द्वारा अपनी रिले कॉइल को सप्लाई पाती है। हमने रिले में करंट सेटिंग 125% रखी हुई है और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर 0.6 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर सर्किट में जो फॉल्ट करंट का लेवल है वो 4000 एम्पियर है तो स्टैंडर्ड रिले कैरेक्टरिस्टिक कर्व को यूज करते हुए रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है। हमने देखा कि हमारी सीटी की जो रेटेड सेकेंडरी करंट वैल्यू है वो 5 एम्पियर है और करंट सेटिंग अगर 125% है तो हमारी रिले का पिकअप करंट 5 का 125% 6.25 एम्पियर हो गया है। 400:5 सीटी रेशो के साथ जब फॉल्ट करंट प्राइमरी साइड में 4000 एम्पियर है तो हमारा सेकेंडरी का सीटी से रिले कॉइल को मिला हुआ करंट 50 एम्पियर हो जाएगा। एक रिले जिसमें पिकअप करंट 6.25 एम्पियर है और एक्चुअल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट रिले कॉइल में 50 एम्पियर है तो ये 50 एम्पियर 6.25 का 8
गुना है तो हमारी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इस एग्जांपल में 8 आ गई है और कोरस्पॉन्डिंग टू 8 पीसीएम जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की हमारी वैल्यू 8 है। हम अगर स्टैंडर्ड रिले की इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो 3.5 सेकेंड होगा। एक रिले की इनवर्स मिनिमम डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक से पता लग रहा है कि जब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 8 है तो ऑपरेटिंग टाइम आप देखिए यहाँ 3.5 सेकेंड हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड रिले कैरेक्टरिस्टिक से प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 8 के लिए हमारा ऑपरेटिंग टाइम 3.5 सेकेंड आया है और अगर हमने टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर 0.6 रखा हुआ है तो हमारा जो एक्चुअल रिले का ऑपरेटिंग टाइम है वो 3.5 सेकेंड का 0.6 टाइम्स 60% रिजल्टेंट 2.1 सेकेंड हो गया है। अक्सर इस तरह की हम रिले को सेकेंडरी बैकअप प्रोटेक्शन में इस्तेमाल करते हैं और अगर एक प्राइमरी प्रोटेक्शन 0.3 सेकेंड या 0.6 सेकेंड के अंदर काम नहीं करता है तो हम बैकअप प्रोटेक्शन के तौर पे सेकेंड स्टेज की रिले को ऑपरेट करा के फॉल्ट को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। परीक्षाओं में रिले के ड्रॉप आउट या रीसेट के बारे में भी पूछा जा सकता है। कई बार हमारे पावर सिस्टम में कुछ ट्रांजिएंट नेचर की फॉल्ट्स आती हैं और वो अपने आप सर्किट की कंडीशंस को नॉर्मल बनाकर खुद ही क्लियर हो जाती हैं। अगर ये फॉल्ट की क्लियरेंस जो ट्रांजिएंट फॉल्ट की कंडीशन से आई है उसका ये क्लियरिंग टाइम रिले के ऑपरेटिंग टाइम से भी कम है तो रिले जो पिकअप हुई थी वो ऑपरेट होने से पहले ही ऐसा पा रही है कि हमारी कंडीशंस फॉल्टी कंडीशंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और हेल्दी पार्ट जो हमारा सर्किट का बन गया है उसमें सप्लाई की कंटिन्यूटी जारी रखनी चाहिए। तो अगर हमारे सर्किट में रिले को एक्चुएट करने वाली जो क्वांटिटी है वो किसी लेवल से कम हो जाती है तो रिले है वो अपना बैक ट्रेवल करके जो उसने ब्रेकर के कॉन्टेक्ट क्लोज करने थे उन्हें क्लोज करने के बजाय ओपन करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएगी और इसे हम रिले का ड्रॉप आउट या रीसेट कहते हैं। और जो रीसेट करंट का लेवल है वो पिकअप करंट लेवल से कम होता है। जो रेशो है ड्रॉप आउट वैल्यू या रीसेट वैल्यू का पिकअप या ऑपरेटिंग वैल्यू के साथ वो हमेशा 1 से कम होता है और एक अच्छी सेंसिटिव रिलायबल रिले के लिए ये रेशो अगर 1 के करीब है तो हमारी सेटिंग करंट से ज्यादा होने पे हमारी रिले पिकअप करेगी और सेटिंग से करंट अगर कम हुआ तो वो वापस रीसेट करेगी। तो ट्रांजिएंट फॉल्ट की कंडीशंस पे हमारा सप्लाई का जो कंटिन्यूटी है उसे मेंटेन करने के अवसर ज्यादा हो जाएंगे। एक रिले में रीसेट टाइम वो टाइम है जिसमें एक्चुएटिंग क्वांटिटी सेटिंग से कम हुई है, रिले रीसेट होने लगी है और उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो वापस जितने समय में अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाएंगे वो समय रीसेट टाइम ऑफ रिले कहलाता है। आधुनिक डिजिटल या न्यूमेरिक रिलेज में जो रिले का रीसेट टाइम है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है और अगर हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल रीसेट लेवल या ड्रॉप आउट लेवल से कम हो गया है तो एक ऑपरेट होने वाली रिले भी अपना ऑपरेशन बीच में रोककर सर्किट ब्रेकर को ओपन होने से पहले ही ऐसी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकती है कि सर्किट ब्रेकर को ओपन होने की जरूरत नहीं है और हमारे सर्किट में ट्रांजिएंट फॉल्ट के क्लियर होने के बाद जो हेल्दी कंडीशंस बन गई है उसके साथ सप्लाई की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। हमसे पूछा जा सकता है कि एक प्रोटेक्शन सिस्टम में फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या है। तो जब हमारे पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर होती है रिले उसे सेंस करके अपना ऑपरेशन शुरू करती है और रिले के ऑपरेशन से ट्रिप कॉइल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज होते हैं और सर्किट ब्रेकर में एक्शन होकर उसके कॉन्टैक्ट जब ऑपरेट होकर ओपन होते हैं तो कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक आर्क स्ट्राइक होता है और आर्क जब एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि फॉल्ट क्लियर हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि फॉल्ट के अकरेंस से लेकर रिले के ऑपरेशन, ट्रिप सर्किट के ऑपरेशन, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट खुलने और उनके बीच के आर्क को बुझने तक का जो टोटल समय है वो हमारा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है। जो हमारी मॉडर्न सर्किट ब्रेकर्स हैं उनमें आर्क क्विंचिंग फर्स्ट करंट जीरो पे आधी साइकिल के अंदर ही हो जाता है। पुराने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये 1 या 2 साइकिल में आर्क क्विंचिंग हो जाती थी। तो जो ब्रेकर का आर्क क्विंचिंग समय वो रिलेटिवली काफी कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले हैं उनके ऑपरेटिंग टाइम थोड़े ज्यादा हैं लेकिन स्टैटिक या डिजिटल न्यूमेरिक रिले के ऑपरेटिंग टाइम कम है। एक इंस्टेंटेनियस ऑपरेट होने वाली रिले के साथ अगर हम एक ब्रेकर की मदद से टोटल फॉल्ट क्लियरिंग टाइम देखें तो वो मिनिमम 200 मिलीसेकेंड के आसपास हो सकता है। अर्थात हमारी फॉल्ट की करंट है उसकी 5 से 10 साइकिल्स के बाद ही फॉल्ट की क्लियरिंग होती है। अर्थात फॉल्ट आने पे
रिले फॉल्ट को सेंस होने, रिले के ऑपरेट होने, ट्रिपिंग सर्किट के एक्शन करने, आर्क के इनिशिएट होने और एक्सटिंग्विश होने के बीच में हमारे पावर सिस्टम को जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई विथस्टैंड कर रहा है उसे 5 से 10 फॉल्ट करंट की वेव्स सहनी पड़ेगी। उसके बाद ही फॉल्ट क्लियरिंग एक फास्ट एक्शन से हो सकती है। अगर हम एक सर्किट ब्रेकर की कंपैरिजन फ्यूज के प्रोटेक्शन से करें तो हम पाते हैं कि फ्यूज का प्रोटेक्शन रिलेटिवली फास्ट है और वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही सर्किट ब्रेकर से 20 से 100 गुना कम समय में फॉल्ट को क्लियर कर सकता है। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम के दो कंपोनेंट हैं, एक को हम रिले टाइम कहते हैं और रिले टाइम वो टाइम इंटरवल है जो फॉल्ट के अकरेंस होने पे एग्जिस्ट होने के बाद रिले कॉन्टैक्ट के क्लोज होकर ट्रिप सर्किट के इनिशिएट होने तक के बीच का समय अंतराल है। जो हमारी मॉडर्न स्टैटिक या न्यूमेरिक रिले हैं वो बहुत फास्ट हैं और वो कुछ मिली सेकेंड्स में 20 से 100 मिली सेकेंड्स के बीच में ऐसे ऑपरेशंस को कर सकती है। और जो हमारी इनवर्स ओवर करंट रिले है उनका ऑपरेटिंग टाइम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और जो करंट मल्टीप्लायर हैं उनसे मिलकर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से लेके कुछ सेकंड्स के बीच में हो सकता है। हम हमारे पावर सिस्टम में जो प्राइमरी प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं उन्हें ऑलमोस्ट इंस्टेंट ऑपरेशन की रखते हैं, वहीं पावर सिस्टम में जो सेकेंडरी बैकअप प्रोटेक्शन की रिले हैं इनके ऑपरेटिंग टाइम को थोड़ा ज्यादा रखा जाता है और ये टाइम जो प्राइमरी रिले है उसके टोटल फॉल्ट क्लियरिंग टाइम से ज्यादा होता है ताकि हम सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शंस पावर सिस्टम में डिजाइन कर सकें। हमारे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम का एक दूसरा समय ब्रेकर टाइम है और ये टाइम ट्रिप कॉइल के कॉन्टैक्ट्स को जुड़ने के बाद जो ट्रिप कॉइल की एक्शन होती है जो मैकेनिकली ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को सेपरेट करती है और फिर ब्रेकर कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर्क बनता है उसकी जो क्विंचिंग होती है उन दोनों का टोटल समय अंतराल कहलाता है। जो मॉडर्न SF6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैं उनमें आर्क क्विंचिंग है वो फर्स्ट करंट जीरो पे आधी साइकिल से भी कम समय में हो जाती है, वहीं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये कुछ साइकिल्स में अचीव हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ब्रेकर टाइम का भी जो बड़ा हिस्सा है वो मैकेनिकल जो मूवमेंट है ट्रिप कॉइल की एक्शन के बाद कॉन्टैक्ट्स के सेपरेट होने के वो समय है और जो आर्क क्विंचिंग की इंटरवल है वो रिलेटिवली छोटी 5 से 10 मिली सेकेंड्स की हो सकती हैं। हमारी परीक्षाओं में डिस्टेंस रिले के विषय में रिले की रीच, अंडर रीच, ओवर रीच इनके बारे में प्रश्न आते हैं। तो डिस्टेंस रिलेइंग में जो हमारी लेंथ या डिस्टेंस है फॉल्ट पॉइंट की रिले पोजीशन से लाइन के इंपीडेंस या रिएक्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। एक डिस्टेंस रिले तब ऑपरेट होती है जब वो फॉल्ट के डिस्टेंस को या फॉल्ट डिस्टेंस के इंपीडेंस या रिएक्टेंस को किसी प्री स्पेसिफाइड वैल्यू से कम पाती है, क्योंकि स्पेसिफाइड एक्चुएटिंग इंपीडेंस डिस्टेंस का फंक्शन है और ये जिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिस्टेंस को हम रिले की रीच कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस रिले के लिए रीच वो लिमिटिंग डिस्टेंस है जहां तक होने वाली फॉल्ट को हमारी रिले सेंस करके और अपने प्रोटेक्शन को एक्चुएट करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेगी। अगर कोई फॉल्ट इस रिले की रीच से बाहर है तो एक डिस्टेंस रिले ऐसी फॉल्ट के लिए अपने ब्रेकर कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करने वाले एक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगी और ऐसी फॉल्ट कंडीशंस को कोई दूसरी रिले है वो सेंस करके हमारे पावर सिस्टम में प्रोटेक्शंस को प्रोवाइड करेगी। एक डिस्टेंस रिले ओवर रीच कर रही है ऐसा कहा जाएगा अगर वो एम्पीडेंस जो मेजर करती है वो जो एपरेंट फॉल्ट का एम्पीडेंस है उससे कम मेजर हो और ऐसी कंडीशंस में एक ओवर रीच रिले किसी सेकंड रिले के एरियाज के होने वाली फॉल्ट को भी अपने एरिया में कवर करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने लगती है और ऐसी स्थितियों में किसी फॉल्टी सेक्शन की फॉल्ट क्लियरेंस करने के साथ साथ कुछ हेल्दी सेक्शन भी सप्लाई से आइसोलेट हो जाता है और हमारी सप्लाई की जो कंटिन्यूटी होती है, रिलायबिलिटी होती है वो बाधित होती है। अक्सर हम इस तरह की ओवर रीच को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं और अगर एक रिले अपनी रीच से 20% आगे तक होने वाली फॉल्ट को अपने एरिया की फॉल्ट समझती है तो हम कह सकते हैं कि उस रिले की ओवर रीच 20% है। इसी तरह से एक डिस्टेंस रिले को हम अंडर रीच ऑपरेट करता हुआ कहेंगे अगर वो इंपीडेंस जिसे मेजर कर रही है उसे एक्चुअल में जो फॉल्ट का अपरेंट इंपीडेंस है उससे ज्यादा पा रही है। एक अंडर रीच करते
करती हुई डिस्टेंस रिले अपने एरिया की फॉल्ट को भी आउट ऑफ एरिया जब समझेगी तो वो उस फॉल्ट को क्लियर नहीं करेगी, और ऐसी फॉल्ट क्लियरेंस को पीछे जो बैकअप में हमने सेकेंडरी डिस्टेंस रिले लगाई हुई थी उनसे जब करेंगे इस तरह का प्रोटेक्शन, तो हमारा जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, क्योंकि बैकअप प्रोटेक्शन का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो प्राइमरी प्रोटेक्शन की टोटल फॉल्ट क्लियरिंग टाइम के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन रखता है और कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो हमारा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारे पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उन्हें ज्यादा समय तक हैवी फॉल्ट करंट को सस्टेन और विदस्टैंड करना पड़ता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन में करंट सेटिंग क्या है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के साथ ऑपरेटिंग टाइम की इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या ऑपरेशन टाइम देती है, और उस टाइम को हम करंट सेटिंग मल्टीप्लायर से किस तरह से बदल सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको डिस्टेंस रिले की रीच, अंडर रीच और ओवर रीच से रिलेटेड प्रश्न के भी आंसर लिखने आए होंगे। उम्मीद है इन लर्निंग वीडियो से आपकी विषय समझ भी मजबूत होगी, परीक्षाओं में भी उत्तर देने में आपको मदद मिलेगी, आप अच्छे अंकों से परीक्षाएं पास करें और बढ़िया प्रोफेशनल कैरियर अपनाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।